यूपी के लखनऊ में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर एक युवक ने स्याही फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो लोग उसे घसीटते हुए पार्टी दफ्तर से बाहर ले आए और वहां भी आरोपी को जमकर पीटा। हालांकि इसी बीच वहां कुछ पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से सफल हो पाए। लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और कुछ लोग गाली गलौज करते हुए सुनाई दिए। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और फिर से वो लोग उसे पीटने के लिए उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस वाले आरोपी को अपनी सुरक्षा में लेकर वहां से जाने लगे। मगर उसके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज लगातार जारी रही, जबकि कुछ तो ये कहते हुए सुनाई दिए कि स्याही फेंकने की कोशिश करने वाला युवक बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ा है। इस मारपीट और हंगामे की वजह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसे देखते हुए वहां पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि माहौल न बिगड़ने पाए। बताया गया कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पार्टी दफ्तर में होने वाली युवा संसद में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद उस युवक ने कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने की कोशिश की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। ऐसा होते ही कुछ लोग कन्हैया कुमार को वहां से निकालकर पार्टी दफ्तर के अंदर ले गए, जबकि बाकी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मीडिया के सवाल पूछने पर आरोपी ने एबीवीपी से जुड़े होने की बात को खारिज कर दिया। इस घटना पर जब कन्हैया कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं। केमिकल फेंक दे, बम फेंक दे, गांधी को गोली मार दिया, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे भी लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने का ऐलान किया। साथ ही वो विरोधियों पर हमला बोलने से भी नहीं चूके। बताया गया कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार युवा संसद के अलावा लखनऊ में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने भी पहुंचे, जिनमें लखनऊ सेंट्रल सीट से पार्टी उम्मीदवार सदफ जाफर भी शामिल हैं, जिनके नामांकन में भी उनको हिस्सा लेना था। सदफ जाफर 2019 में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आई थी और इसी मामले में लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। चुनाव आयोग से रैलियों पर मिली छूट के बाद यूपी के मेरठ में प्रचार करने पहुंचे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में भीड़ उमड़ पड़ी। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि जनसभाओं में अब 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या भी बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। जिसके अगले ही दिन मेरठ पहुंचे ओवैसी की जनसभा में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ओवैसी वहां सिवाल खास विधानसभा सीट के लिए पार्टी का प्रचार करने पहुंचे थे, जहां इतने लोग जुट गए कि खुद ओवैसी के लिए भी आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर वहां चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दिए। जिन्हें जगह नहीं मिली वो इमारतों की छतों और पेड़ों के ऊपर खड़े हो गए। बाद में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने वहां मोटरसाइकिल पर बैठकर रैली भी निकाली। छात्रों को भड़काने के आरोप में मुंबई पुलिस ने यूट्यूबर विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने कोरोना की वजह से परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग पर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि हिंदुस्तानी भाऊ के भड़काने पर ये छात्र सड़कों पर उतरे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हिंदुस्तानी भाऊ की गाड़ी प्रदर्शनकारी छात्रों से घिरी नजर आई। गाड़ी के अंदर से ही उन्होंने छात्रों की मांग का समर्थन किया और यह ऐलान किया कि अगर जल्द मांग नहीं मानी गई तो वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। अगर ये सोच रहे कि मैं को नहीं सुनेंगे तो फिर वापस ऐसे ही तादाद में उतरेंगे। देखो, इस ऐलान के तुरंत बाद वो अपनी गाड़ी का सनरूफ खोलकर बाहर निकल आए। ये देख छात्रों का जोश और बढ़ गया और वो यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए, जबकि कुछ तो अपने हाथों को हवा में उठाकर तालियां बजाते भी वीडियो में नजर आए। लेकिन यह प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब बड़ी संख्या में छात्र राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के आवास पर पहुंच गए थे, जहां पुलिस और छात्रों की झड़प के बाद हिंसा हुई। जिनको भड़काने के आरोप में ही मुंबई पुलिस ने यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ को गिरफ्तार किया और बताया कि एक दिन पहले हुई हिंसा के वीडियो की पड़ताल कर बाकी आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई। इनके साथ में और कौन थे, इनके पीछे अगर और कोई हैं जो इश्यूज हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इस कार्रवाई के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए किसको नहीं बुलाया था, ना ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। एक दिन पहले हुई हिंसा को देखते हुए पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आई।
आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए निवेश करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बजट में निर्मला सीतारामन ने घोषणा कर दी कि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई करने वालों को टैक्स देना पड़ेगा। I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल एसेट से जुड़े ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए सरकार ने टैक्स लगाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, सरकार क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करने वालों को रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही। उसने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगाने का भी ऐलान किया। I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset. कहा जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए शीतकालीन सत्र में एक बिल भी लाने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हां, वित्त मंत्री ने बजट में इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स लगा दिया और यह साफ कर दिया कि अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी के जरिए आमदनी हो रही है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा, जिसमें वो तोहफे भी शामिल होंगे जो क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए दिए गए हैं। मतलब यह कि जिसे तोहफा मिला उसे सरकार को 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, जिसे एक यूनिक प्रोग्राम कोड से बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉपी बना लेना या फिर धोखाधड़ी कर पाना करीब करीब नामुमकिन बताया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि सरकार या समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक, रेगुलेट नहीं करता है और इंटरनेट पर ही इसे बनाया जाता है और वहीं पर उससे निवेश और लेन देन किया जाता है। पिछले कुछ समय से भारत में क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई, जिसके बाद सरकार ने इससे होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे में ला दिया। हालांकि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल होगी या नहीं, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के औरैया के बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह का पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी के साथ बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो 4 दिन पहले का बताया गया, जिसके वायरल होते ही ब्राह्मण समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने बीजेपी नेता दीपू सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये लोग घंटों सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और फिर उन्होंने औरैया कोतवाली के घेराव की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी पर की गई दीपू सिंह की विवादास्पद टिप्पणी को ब्राह्मण समुदाय का अपमान बताया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। ब्राह्मणों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कतई अक्षम्य है। इन लोगों के उग्र तेवरों को देखते हुए फौरन वहां भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया, जिसने किसी तरह इन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। जिस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद यह विवाद बढ़ा, वो औरैया कोतवाली का ही बताया जा रहा है, जिसमें गुस्से से आग बबूला बीजेपी नेता दीपू सिंह फोन पर किसी से बात करते नजर आए और इसी दौरान उन्होंने बगल में बैठे पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। बहुत बड़ा बवाल होगा। इस वीडियो में कुछ दूसरे पुलिस वाले भी दिखाई दिए। बताया गया कि इनमें ही किसी ने अपने मोबाइल से इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने बीजेपी नेता और उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत इसमें 2 व्यक्ति दीपू सिंह एवं उनके पुत्र करमवीर सिंह की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इस मामले में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। केरल के कोट्टायम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सांप पकड़ने के लिए मशहूर वावा सुरेश को कोबरा ने डस लिया, जिसके बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। क्योंकि एक रिहायशी इलाके में घुसे कोबरा को पकड़ने के लिए सांप पकड़ने वाले वावा सुरेश को वहां बुलाया गया, जिसे कोबरा ने डस लिया। ऐसा होते ही वहां इकट्ठा हुए लोग घबरा गए। ऐसा तब हुआ जब वो उसे जूट के एक बैग में भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोबरा ने उससे पहले उसके दाहिने पैर में डस लिया, जिससे उसके शरीर में जहर तेजी से फैलता चला गया। जिसके बाद उसे फौरन कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 18 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार की खबर है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की सादाबाद और सिकंदराराव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बैलगाड़ी पर नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस से उनकी बहस हो गई। बताया गया कि पुलिस ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ चल रहे समर्थकों की संख्या पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देकर उन्हें बीच सड़क पर रोक दिया, जिस पर सादाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मथुरा प्रसाद और सिकंदराराव सीट से पार्टी उम्मीदवार छवि वार्ष्णेय दोनों भड़क गए।
इस बीच उनके साथ चल रहे कांग्रेस के दूसरे नेता और कार्यकर्ताओं को इतना गुस्सा आ गया कि वो पुलिस से ही भिड़ गए। वहीं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही छवि वार्ष्णेय ने बैलगाड़ी पर आने के लिए बढ़ती महंगाई का हवाला दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आम जनता बहुत ज्यादा, वो गरीब जनता तो बहुत परेशान है। पुलिस से थोड़ी देर तक हुई बहस के बाद दोनों प्रत्याशियों का काफिला नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयकर विभाग ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर पर छापा मारा, जिसमें उसे करोड़ों की रकम बरामद हुई। ये कार्रवाई यूपी कैडर के डीजी रैंक के रिटायर्ड अफसर राम नारायण सिंह के घर पर 3 दिन से जारी है, जिसके बेसमेंट में बने 3 लॉकर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 5 करोड़ 77 लाख रुपए कैश बरामद हुए। वहां से इतनी बड़ी रकम मिलते ही हलचल बढ़ गई और इस कार्रवाई के दौरान पूर्व आईपीएस अफसर ने घर के बाहर से अपनी नेम प्लेट हटा ली, क्योंकि उनके घर के बेसमेंट में एक कंपनी का दफ्तर है और उसकी मालकिन राम नारायण सिंह की पत्नी है और यह कंपनी लोगों को किराए पर लॉकर देने का काम करती है, जिसके लिए वहां 650 से ज्यादा लॉकर बनाए गए थे, जिनमें 3 लॉकर से जांच टीम को करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। बताया गया कि जिन लॉकर से यह रकम मिली उनमें एक लॉकर किसी बड़े बिल्डर ग्रुप का है, जिस पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से कमाई कर वहां करोड़ों रुपए रखे थे, जिसके लिए उस बिल्डर पर बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले कई अज्ञात लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाने का भी आरोप है। यही नहीं, 3 दिन से जारी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 2 और लॉकर भी आयकर विभाग की टीम खोलेगी, लेकिन उससे एक दिन पहले जिन लोगों के नाम पर वो लॉकर हैं उन्हें वारंट भेजे गए। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान के मुंह पर एक आदमी ने स्याही फेंक दी। यह घटना उस वक्त हुई जब वो अपने समर्थकों के साथ वहां की एक दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे और जैसे ही वारिस पठान दरगाह से बाहर निकले, वहां मौजूद उस आदमी ने पहले उन्हें हार पहनाया और उसके बाद उनके मुंह पर स्याही फेंककर फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए एआईएमआईएम के समर्थक उसके पीछे दौड़ पड़े। हालांकि वारिस पठान ने स्याही फेंकने की इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हार बिना बोला, वारिस भाई आपको बुरी नजर न लगे, मैं आपको काजल लगाना चाहता हूं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता इसके विरोध में थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यूपी के मेरठ में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद में 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। बताया गया कि इस विवाद में एक दिन पहले गोपाल नाम के एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका आरोप शानू मलिक और शाहनवाज नाम के 2 युवकों पर लगा, जिससे गुस्साए लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर पुलिस थाने का घेराव करने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर ही सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। इस हंगामे की जानकारी मिलने पर इलाके के बीजेपी विधायक संगीत सोम भी वहां पहुंचे और गुस्साई भीड़ को समझाने की कोशिश करने लगे। निश्चित रहो। थाने के बाहर जारी हंगामे के बीच मेरठ के एसएसपी ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें शानू मलिक और शहनवाज है। वहीं हंगामा बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और थाने के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट का पेपर लीक होने के बाद बीजेपी लगातार इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जिसके लिए जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर को घेरने की कोशिश की और उनके इस प्रदर्शन की अगुवाई की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने, जिनके साथ कई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए एक रैली की शक्ल में वहां पहुंचे। बीजेपी ने इस मामले में सीएम अशोक गहलोत के शामिल होने का भी आरोप लगाया। पीछे जो मास्टरमाइंड है वो खुद मुख्यमंत्री है, खुद तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के लोग इसमें सीबीआई जांच की मांग करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के एक आरोपी रामकृपाल मीणा के ठिकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। उस पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्कूल और कॉलेज बनाने का आरोप था, जिन्हें जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमींदोज कर दिया, जिसके लिए उसके बनाए स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग के सामने 2 खुदाई करने वाली मशीन दिखाई दी, जिन्होंने अधिकारियों का इशारा मिलते ही उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। 667 वर्ग गज पे इसमें अतिक्रमण है और 1000 गज के सामने की तरफ एक ग्राउंड बना रखा था। बताया गया कि इस सिलसिले में शुक्रवार को पहले नोटिस जारी किया गया और फिर 3 दिन बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई।